नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके सामने मैं उपस्थित हो गया हूँ लाइव। और जैसा मैंने कहा था कि लाइव होने का कुछ न कुछ निमित्त होता है, और यह अजीब सा बात है कि रोज ही कुछ न कुछ ऐसा मौका मिल जा रहा है या फिर अवसर मिल जा रहा है कि मुझे लाइव आना पड़ रहा है। कुछ दिनों से मैंने आपको एक समसामयिक विषयों पर लाइव होकर कुछ बातों को बताया, लेकिन आज महाविद्यालय से जब वापस आया साथियों, तो सुबह पता था कि एक महत्वपूर्ण बिल संसद में आज माननीय गृह मंत्री द्वारा पेश होना है, ये तो पता था। लेकिन कॉलेज से आए तो उस बिल को पेश होते टेलीविज़न के समाचार में देखा और फिर हंगामा भी देखा। साथियों, गृह मंत्री द्वारा यह जो एक संशोधन विधेयक पेश किया गया, वो 130वां संशोधन विधेयक के रूप में हम लोग उसको जान रहे हैं। 130वां संशोधन विधेयक, यानी इसमें भ्रष्टाचार पर एक नकेल कसने की बात स्वीकारी की गई है और ज़ीरो करप्शन या ज़ीरो टॉलरेंस, करप्शन के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति दिखाई पड़ रही है। यानी इसमें अभी तक जो नहीं था, जिसके लिए अन्ना हजारे ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उसके उपज में केजरीवाल निकले थे, जो खुद करप्शन के भेंट चढ़ गए, उनकी सरकार चढ़ गई, वह इस बिल में उसकी झलकी दिखाई पड़ रही है। यानी ये बिल में है कि कोई प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री तक की बात अभी तक नहीं हो रही थी, लेकिन कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री, ये तीनों संवैधानिक पद हैं, जनता द्वारा चुने गए एक प्रतिनिधि हैं, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनके प्रति कठोर रुख अपनाया जाता था। लेकिन यह बिल कहता है कि 30 दिन लगातार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री 30 दिन लगातार न्यायिक हिरासत में रहे और उस पर ऐसे अपराध जिसमें भ्रष्टाचार भी शामिल हैं, उस पर ऐसे अपराध, गंभीर अपराध हो जिनमें कम से कम 5 वर्ष की सजा हो सकती है। यह मतलब एक तरह से हाइपोथेटिकल है। तो बिना मुक्ति और बिना सजा के इस बिल में कहा गया कि वे अपने पद से हटा दिए जाएंगे तब तक जब तक वो जेल में रहेंगे। अब ये कोई अनहोनी नहीं है, ये बात तो सही है कि आप जैसे ही आप पर गंभीर इल्जाम लगे, आपको पद से नैतिकता के आधार पर हट जाना चाहिए। लेकिन इधर आपने देखा होगा कि नैतिकता का आधार नहीं था केजरीवाल का। आपने देखा कि जेल से वो सरकार चलाते थे और बहुत सारे ऐसा नेता है जो इसको नहीं माने। तो नैतिकता जब खत्म हो गई तो कानून को कड़ा करने पर विचार किया गया, ऐसा हमारा मानना है। और यह जो बिल जब पैदा हुआ था, इसमें भी विपक्ष ने हो हल्ला मचाना शुरू किया। अब जब करप्शन के विरुद्ध है, प्रधानमंत्री, मंत्री और मुख्यमंत्री के विरुद्ध ऐसा बिल है गंभीर अपराध पर, तो इसमें तो सभी का स्वागत करना चाहिए। सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी है, तो विपक्ष को चाहिए कि ऐसा मुद्दा ढूंढे, करप्शन का मुद्दा ढूंढें, केस करें, उनको जेल के पीछे ढकेलें और उनसे इस्तीफा मांगें। और ये उनके लिए तो हथियार होना चाहिए था। लेकिन हमको हंसी आई, मैं इसलिए लाइव आया कि इस पर भी वो हो हल्ला कर रहे हैं। सरकार प्रस्तुत कर रही है, जो सरकार सत्ता में है, और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। साथियों, एनडीए ने ध्वनिमत से पास किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए
जो आज 3 बिल थे, उसमें संविधान 130वां संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश शासन संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025, ये जो 3 महत्वपूर्ण विधेयक उन्होंने आज जो पेश किया, इनको ये संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजने का निर्णय ले लिया। यानी एक संदेश दे दिया कि करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है, और यह भी संदेश दे दिया कि हम जेपीसी गठित करके इस पर विचार करेंगे। और इसमें साथियों 31 सदस्यों वाली एक संयुक्त समिति को भेजा गया, जिसमें लोकसभा से 21 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे, और इसमें सत्ता और विपक्ष दोनों ही होगा। और इसको ध्वनि मत से उन्होंने पास करवा दिया। अब इस तरह का बिल अगर इस देश में आ रहा है तो आम नागरिक के रूप में चूंकि हमें प्रसन्नता हुई कि एक राजा पर भी नकेल कसने की बात कही जा रही है। हम लोग गरीबों को पीड़ित होते हुए देखते हैं, रोज न्याय न मिलते हुए देखते हैं। अगर इस तरह का बिल आ रहा है तो ये तो स्वागत योग्य होना चाहिए था। लेकिन जब विपक्ष का हो हल्ला देखे तो मुझे हंसी आई और तरस भी आया कि ये तो हथियार है, करप्शन को खोजिए और नेताओं को जेल भेजिए। लेकिन विपक्ष ये भी नहीं करना चाहता है। साथियों, आप जानते हैं हमारे देश में, भारत में भ्रष्टाचार का इतिहास बहुत पुराना है। हम लोग इससे तंग आ चुके थे। यह केवल आधुनिक भारत के लिए गंभीर सामाजिक और राजनीतिक समस्या नहीं थी, बल्कि इसका उल्लेख हम लोगों ने, जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं आजकल, तो प्राचीन ग्रंथों में भी, यानी अर्थशास्त्र, कौटिल्य का मनुस्मृति, महाभारत में भी हम लोगों ने देखा, खोजा। भाई साहब इस पर जब बात करते थे तो कहते थे कि प्राचीन भारत में तो राजा भी दंड का अधिकारी होता था। यह दर्शाता है कि सत्ता, धन और अधिकार के दुरुपयोग की प्रवृत्ति हर समय समाज में विद्यमान रही है। साथियों, आज हमारे लाइव होने का मतलब यह है, हमें लगता है कि यह सरकार प्राचीन भारत के गौरवशाली संस्कृति को वापस लाना चाहती है। उसमें दंड की नीति भी है और यह स्वागत योग्य है। चाणक्य काल में मौर्य के वंश में भी राज्य कर्मियों के भ्रष्टाचार पर गहन चिंता किया गया था। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 40 प्रकार के भ्रष्टाचार का उल्लेख किया, और वो कहा कि ये 40 प्रकार के भ्रष्टाचार एक राज्य का कर्मचारी कर सकता है। और एक बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए, हर चीज पर एक तार्किक और ज्ञान प्रधान अगर हम लोग व्याख्यान करें तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कोई नया चीज़ नहीं है जो आज बिल हुआ है, बल्कि प्राचीन काल से इस पर बहस हो रही है। अब देखिए, कौटिल्य ने लिखा, यथा मत्स्य जलम सेव्य न ज्ञायते तद्रूपम एवं कोषाध्यक्षस्य भ्रष्टम न ज्ञायते। कौटिल्य का स्रोत है, क्योंकि ये सब बातें आजकल मैं इस भैया के उस पर काम कर रहा हूं तो ये सब निकलता जा रहा है। यथा मत्स्य जलम सेव्य न ज्ञायते तद्रूपम एवं कोषाध्यक्षस्य भ्रष्टम न ज्ञायते। तो कौटिल्य ने क्या कहा, एक कर्मचारी भ्रष्टाचार कैसे कर सकता है? तो कौटिल्य ने कहा कि मत्स्य की भांति, मछली की भांति जल में रहने वाला कर्मचारी कैसे धन चुरा रहा है यह जानना कठिन होता है। कितनी अद्भुत बात कही है कि मतलब अगर मछली ही जो जल में रहता है वो पानी पी ले तो जल कितना कम हो रहा है, कितना दूषित हो रहा है, कोई नहीं बता सकता है। उसी प्रकार कर्मचारी, राजा, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यह व्यवस्था में रहकर अगर राज्य के धन को या हमारे और आपके द्वारा टैक्सेशन की चोरी कर रहेगा तो हम इसको पता नहीं लगा पाएंगे।
ये कौटिल्य ने चिंता जताई थी, लेकिन फिर ये कहा कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। वही तो हो रहा है। आज जो बिल अमित शाह ने पेश किया है, वो कौटिल्य काल में जो कहा गया कि पानी में रहने वाला मछली कितना पानी पीता है इसका पता नहीं लगाया जा सकता है, तो राज्य व्यवस्था में हमारे जैसे मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी हो, किसी भी दल का हो, अगर चोरी करता हो तो दंडनीय है। इसलिए साथियों, कौटिल्य में दंड की व्यवस्था थी। तो ये जो सरकार है, हमको लगता है कि ये प्राचीन भारत की गौरवशाली परंपरा को पढ़कर उसकी मजबूत व्यवस्था को लागू कर रही है, और इसका हमको स्वागत करना चाहिए। अभी स्वदेशी है। मनुस्मृति में भी कहा गया, भैया मनुस्मृति के बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते थे। और मनुस्मृति में भी राजा और अधिकारी वर्ग के लिए अनुचित आचरण पर दंड का उल्लेख था। राजा धर्मेण शासनम कुर्यात् स्वधर्मे स्थितः सदा। और मनुस्मृति कहता है कि राजा को सदा धर्म पूर्वक शासन करना चाहिए। यदि वह भ्रष्ट होता है तो समाज का पतन होता है। अब प्राचीन भारत की व्यवस्था, गौरवशाली व्यवस्था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल स्वयं बिल प्रस्तुत कर रहा है अमित शाह के माध्यम से कि अगर राजा दोषी होगा, अगर मंत्री दोषी होगा और गंभीर अपराध करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, 30 दिन तक जेल में रहेगा, और ऐसा गंभीर जिसमें कि 5 साल के ऊपर सजा है, तो उसको सत्ता से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा बिल है। यह कठोर दंड का नियम हमने प्राचीन भारत से लेने की कोशिश की है। साथियों, मैं लाइव आ रहा हूं तो कुछ इसका मकसद है। आप जानते हैं कि मध्यकालीन भारत जब आता है उसमें भ्रष्टाचार था। मुगल शासन, विशेषकर अंतिम समय में मुगल शासन के जब उनका साम्राज्य ढह रहा था साथियों, तो भ्रष्टाचार दरबार से लेकर प्रशासन तक व्याप्त था, चरम पर था। और याद कीजिए, इतिहास सबको पढ़ना चाहिए। नेप ने ये सिखाया है, नेप में ये है। जो इतिहास भूलना चाहते हैं उनको इतिहास याद कराना होगा। जागीरदारी प्रथा थी तब, मनसबदारी प्रथा थी तब, करों की उगाही में अक्सर अनियमितता तब देखी गई थी। ये सब मुगल काल में हम लोगों ने देखा करप्शन कितना सर चढ़कर भारत में बोल रहा था। और जब ब्रिटिश राज आया, औपनिवेशिक भारत आया, तो औपनिवेशिक भारत तो भ्रष्टाचार के अंकता में डूबा हुआ था। संस्थागत रूप से वो भ्रष्ट था। राजस्व के अधिकारी, पुलिस, भारतीय बाबू जो अंग्रेजों के गुलामी कर रहे थे, उनके बीच रिश्वत, कमीशन, ये सब शोषण सब आम बातें थी। यह मैं औपनिवेशिक काल की बात बता रहा हूं। प्रशासनिक निर्णयों में भारतीयों की भागीदारी कम होती थी और जनता के पास शिकायत का कोई ठोस मौका नहीं मिलता था या अवसर नहीं था। तो भारत में किस प्रकार हम लुटे, किस प्रकार जनता पिसी, इसका इतिहास है। और भारत जब स्वतंत्र हुआ साथियों 47 में, तो आपको याद होगा कि 47 के बाद हमारी लोकतांत्रिक संस्था बनी। परंतु इसी भारत में यह कहने में सकुचाना नहीं चाहिए, बहुत सा भ्रष्टाचार तो हम लोग के सामने हुआ है, बहुत सी सरकारें तो हम लोग के सामने गई। इसी देश में इसी लोकतांत्रिक संस्था बनी और धीरे धीरे भ्रष्टाचार, जो शब्द है करप्शन, वो नौकरशाही, राजनीति, न्यायपालिका और सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। 47 होते होते ही, नेहरू काल था तो भी भ्रष्टाचार के कई केस आपने सुना होगा, और आज भी भ्रष्टाचार के कई केस सुनते होंगे। साथियों, कुछ घोटालों के नाम याद कीजिए। ये बिल का मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं। 80 में बोफोर्स, हम लोग को याद है, बोफोर्स से एक राजनेता का उदय होता है, बीपी सिंह। काशी ने उन्हें राज ऋषि की पदवी दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया जो हम लोगों के गले की फांस बन गई। लेकिन 80 में बोफोर्स का घोटाला, 90 के दशक में हवाला कांड,
सुरक्षा के कई घोटाले, ये सब हम लोग के सामने, हम लोग को याद है। जयशंकर हमारे मित्र सुन रहे हैं, सिद्धार्थ भी सुन रहे हैं, ये भी जानते होंगे 2007 वाले दशक में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला अभी की बात है। कॉमनवेल्थ गेम्स, उसके सहारे केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी उठी और केजरीवाल का उदय होता है, अन्ना आंदोलन करते हैं, सरकार जाती है। कोयला घोटाला, ये सब घोटाले 2000 और 2010 के दौर में, अभी पिछले कुछ वर्षों पहले बैंक का घोटाला हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक का। और अभी जो बिहार चुनाव हो रहा है जिसमें इतने सारे विपक्षी रो रहे हैं, उसमें चारा घोटाला आपने सुना। ये सारे घोटालों का इतिहास है साथियों भारत में, लेकिन सजा के नाम पर बहुत डिले होता था, प्रधानमंत्री तक आंच नहीं पहुंचता था, सीएम कुर्सी पर बैठे रहते थे और शिथिल और लचर व्यवस्था थी। तो ये जो बिल आज आया है, यह बिल जनता में विश्वास दिलाने वाला है और हमें लगता है कि अगर हम सिद्ध कर देंगे कि ये करप्ट हैं तो हम इनको कुर्सी से निकलना पड़ेगा। जब तक कि वो हवालात में रहेंगे तब तक वो जेल में रहेंगे, तब तक वो कुर्सी पर नहीं बने रहेंगे, क्योंकि यह माना जाएगा कि प्रधानमंत्री के ऊपर इल्जाम लगेगा और जेल नहीं जाएगा तो प्रभावित कर सकता है न्याय को, इसलिए उनको जेल जाना जरूरी है। और जेल में रहेंगे तो सत्ता में नहीं रहेंगे, पावर उनके हाथ में नहीं रहेगी। ये कौन सा बुरा बिल है? इसका तो स्वागत विपक्षियों को हाथ ताली बजा के करना चाहिए कि उनके हाथ में सरकार स्वयं अस्त्र दे रही है। तुम पकड़ो, घेरो सरकार को, घोटालों को निकालो खोज खोज के, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने तुम्हारे घोटालों को निकाला था, लोकतांत्रिक तरीके से राज कर रहे हैं। ये तो तुमको हथियार दे रहे हैं, तुम इसमें फंस रहे हो, तुम विरोध कर रहे हो। अरे बेवकूफ, मतलब अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि वही चुनाव आयुक्त को लेके हमने बोला, आज कोई अच्छा बिल आ रहा है करप्शन के अगेंस्ट में, उसका भी विरोध कर रहे हो साथियों। इसीलिए संस्थागत प्रयास हमारे देश में चलता था। केंद्रीय सतर्कता आयोग आप जानते हैं कि 1964 में गठित हुआ, जिसको हम लोग CVC कहते हैं। CBI का गठन हुआ, हालांकि इस पर बहुत विवाद है। उसके बाद से लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में आए, उसी लोकपाल को लेकर अन्ना ने आंदोलन किया था। RTI का अधिनियम 2005 में आया। तमाम बातें होती रहती हैं इस देश में, क्योंकि करप्शन होता रहता है। आज भी करप्शन है, करप्शन का प्रकार स्वरूप रूप बदल गए हैं, स्वेच्छा से लेन देन हो रहा है। ये भी तो नैतिकता का पतन, जिस पर मैं बार बार कई लेक्चर दिया हूं। अगर हमारा नैतिकता का पतन हो रहा है, हम स्वयं नहीं सुधर रहे हैं, तो फिर सरकार के सामने मजबूरी होती कि कानून लाए, फिर पुलिस के सामने कमजोरी होती कि डंडा मारे। क्या करें? और अगर हम गलत नहीं करेंगे पद पर बैठ के, तो हम निस्वार्थ काम कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। ऐसा कल्पना देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए साथियों? इसीलिए यह जो आज का बिल है, इसका हम तो स्वागत करते हैं। पास तो हो गया, लेकिन JPC में चला गया। अब कब बनेगा कानून, ये भगवान के भरोसे है। लेकिन भारत में भ्रष्टाचार एक ऐतिहासिक, सामाजिक और नैतिक चुनौती हमेशा दे रहा है, और उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं साथियों। इसमें ये शर्म की बात है, किंतु फिर भी समय समय पर हम नियंत्रित करने के लिए हमारे दार्शनिकों ने, हमारे ऋषियों ने, कौटिल्य ने, मनु ने धार्मिक मूल्यों, प्रशासनिक सुधारों और जन सक्रियता के बहुत प्रयास भी किए हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम उस प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करें और उसको जानें, यह सरकार क्यों कौटिल्य की दंड नीति पर चलना चाहती है। कानून का विज्ञान, यानी कानून से आप भयभीत रहिए, कानून लचर नहीं होना चाहिए। हमने कहा ना कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर आरोप लगा कि आप यूं ही निकल गए, और उसको जिसके सारे आरोप लगाए वो मुकर गया और आपका कुछ ना हो, तो दुर्भाग्य है कि नहीं देश में। इसलिए आपको एक ऐसा नियम जरूर बनाना चाहिए जिससे लोग भयभीत हों। इसीलिए हमने सोचा कि कुछ इस पर दो चार बात करके आज का ये लाइव में खत्म करूं। साथियों, हमने कहा, कौटिल्य ने कहा, मनुस्मृति ने कहा। मनुस्मृति में तो राजा को धर्म के संरक्षक के रूप में परिभाषित किया। राजा मतलब
आज का प्रधानमंत्री, स्टेट का मुख्यमंत्री, ये राजा हैं हमारे यहाँ के, लोकतंत्र के राजा हैं। हालांकि ये सेवक कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म के संरक्षक हैं। धर्म मतलब ड्यूटी बाउंड। अगर ये धर्म अपने ड्यूटी से विमुख हो जाएंगे तो इन पर क्या न्याय नहीं होना चाहिए? क्या इन पर ये दंड नहीं होना चाहिए? इनको वही दंड तो देने की बात हो रही है। और मनु ने भ्रष्ट राजा का विनाश की बात कही थी, यानी कहा था कि यदि राजा अपना धर्म त्यागता है, विशेषकर भ्रष्टाचार या लोभ में लिप्त हो जाता है, तो उसके शासन और राज्य दोनों की नींवें हिल जाती हैं, सामाजिक राजनीतिक पतन का कारण बनता है। तो ये तो है ही है, ये तो हमारे प्राचीन भारत में, और इसी प्राचीन भारत की चीज को शायद ये सरकार खगेलना चाहती है। और दंड और पाप का संतुलन क्या है? राजा द्वारा यदि सहयोग, नियम की अनदेखी या अन्याय किया जाता है तो उससे उस पर दंड लगाया जाना चाहिए। यह न केवल न्याय को सुनिश्चित करता है बल्कि राजा को पाप से मुक्त भी करता है। यानी जो 30 दिन के लिए अंदर जाएगा वो पाप से मुक्त हो जाएगा। कितना अच्छा पहले बात कही गई थी, वही तो बात आज अमित शाह के बिल में दिखाई पड़ रहा है। यानी अगर देखा जाए, आयामों को तुलना किया जाए, तो देखिए न्याय और दंड क्या है। अर्थशास्त्र या मनुस्मृति में जो परंपरागत रूप में क्या हम बात कर रहे हैं, यानी राजा सहित उच्च अधिकारी भ्रष्ट हुआ तो, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में होता था। राजा सहित, इसमें क्या है, पीएम सहित, सीएम सहित, ये पहले नहीं था। तो राजा सहित उच्च अधिकारी भ्रष्ट हुआ तो दंड का दायरा देखिए क्या मनुस्मृति और कौटिल्य में था, भारी जुर्माना पहला, पदच्युत, पदच्युत, यही तो पदच्युत की बात हो रही है। 30 दिन से अधिक हिरासत में तो आपको हटना पड़ेगा, और सामाजिक अवमानना झेलना होगा। ये हमारे मनुस्मृति और अर्थशास्त्र की परंपरा रही है। और अभी जो विधेयक पास हुआ उसमें क्या है, यदि आरोपी 30 दिनों तक हिरासत में रहे तो वो स्वयं से हटे, और या तो उसको तुरंत हटा दिया जाएगा, और दोष सिद्ध होने तक उसको पदमुक्त रहना पड़ेगा। और न्यायिक प्रक्रिया क्या कहता है, परंपरा, अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में जांच का स्थापना करता है, सलाहकार नियुक्त करता है, और सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप दंड देता है। जैसा समाज चाहता है वैसा दंड देने का प्रावधान हमारे प्राचीन भारत में थे। और वर्तमान में क्या अमित शाह वाले बिल में है, यही है कि हिरासत की स्थिति में स्वचालित पद से हटा दिया जाएगा, और दोष सिद्ध की आवश्यकता का इंतजार नहीं करना होगा, पहले आप पद से हटिए। और उद्देश्य क्या था और सिद्धांत इसके पीछे क्या है? कौटिल्य और पारंपरिक रूप से कौटिल्य और मनु ने न्याय, न्याय मतलब जस्टिस, हमको लगे कि न्याय हो रहा है, नैतिकता, लोक कल्याण, इथिक्स है, पब्लिक का वेलफेयर इसमें छिपा हुआ कि भाई आप करप्ट हैं, हटिए, और राजा का धर्म सर्वोपरि माना गया। और आज जो अमित शाह ने पेश किया वो भी यही है, भ्रष्टाचार से लड़ना और नैतिक राजनीति को सुरक्षित करना। इसमें विपक्ष को क्या आपत्ति है? हमें तो हंसी आ रही है कि ये तो पक्ष विपक्ष के बिना सर्वानुकूल सर्वसम्मति से होना चाहिए। इस पर क्या फाड़ कर अमित शाह के चेहरे पर जो फेंक रहे हैं लोग, इसका मतलब वो करप्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं। जनता इसको देखे, जनता इसको देखे, और जनता इसको देख रही है। इसीलिए साथियों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में दंड नीति का मूल उद्देश्य था न्याय और लोक धर्म की रक्षा, जिसमें राजा को स्वयं भी कानून के दायरे में माना गया है। प्राचीन भारत और आज का जो बिल है उसमें भी राजनीतिक भ्रष्टाचार से मुकाबला करने की दिशा में यह कठोर कदम है, और इसलिए इसका हम जनता की तरफ से उसका स्वागत करते हैं। इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा। साथियों, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोरतम नियम होना ही चाहिए। भ्रष्टाचार विकास के लिए दीमक है। भ्रष्टाचार गरीबों के सबसे बड़ा दुश्मन है। भ्रष्टाचार इस देश के सुरक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन है। भ्रष्टाचार इस देश को
असहज करने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र है। इसलिए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कुछ भी हो, एक आम नागरिक के रूप में हमको उसका समर्थन करना चाहिए। और कौटिल्य इस बात को भली भांति समझते थे। बहुत सुंदर हमने का श्लोक बताया था, फिर से बता रहे हैं। अर्थशास्त्र में अध्याय 9 में कहा गया है कि जितने प्रकार के राजकीय कर्मचारी हैं, राजकीय कर्मचारी मतलब राजा को भी कर्मचारी माने एक प्रधान सेवक हैं, जल में मछली कब पानी पी लेता है यह पता नहीं चलता। उसी प्रकार सरकार में जो है वो क्या क्या करप्शन कर सकता है ये जनता बेचारी क्या जाने। आज भी तो हो रहा है। कब लोग पानी कहां कहां पानी पी ले रहे हैं। सत्ता में बैठे बैठे मंत्री लोग, सांसद लोग, विधायक लोग, इसकी जिम्मेदारी सीएम को है, उसकी जिम्मेदारी पीएम को है। राज्य का मुखिया सीएम, देश का मुखिया पीएम, उसको नकारा नहीं जा सकता है। अगर ये बिल स्वयं सरकार ला रही है तो बताइए इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकता है। हम तो भ्रष्टाचार रोज देख रहे हैं, कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं। आंख इसलिए बंद होता है कि सबूत का अभाव हो जाता है, क्योंकि दो व्यक्ति स्वेच्छा से अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो तीसरे व्यक्ति के रूप में हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हम पत्रकार नहीं हैं, हम जासूस नहीं हैं, हम तो एक आम नागरिक हैं। लेकिन मुझे वो भ्रष्टाचार भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। तो कानून के दायरे में कुछ भी हो, अगर नैतिकता नहीं है तो कानून जरूरी है। नैतिकता होता तो ऐसे कानून की जरूरत नहीं है साथियों। इसलिए कौटिल्य ने उपभोगानुरूप जो गड़बड़ियां बताई थी, उपभोगानुरूप राज्य संपत्ति का व्यक्तिगत लाभ हेतु अगर उपयोग करता है तो राजा को हमारे टैक्स से व्यक्तिगत लाभ नहीं लेना चाहिए। यह भी उन्होंने भ्रष्टाचार कहा। परिवर्णक शब्द है, कोषागार हेतु निर्धारित वस्तुओं का धन का गबन कोई कर ले। बहुत सारे गबन लोग करते हैं, पकड़ाते हैं। राजपुरुषानुबंध एक शब्द है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। रिश्वत या सिफारिश द्वारा नियुक्तियां की जाएं। सोचे उस समय से चल रहा है, आज भी चल रहा है। सिफारिश से नियुक्तियां, रिश्वत से नियुक्तियां। राजा पुरुषानुबंध यह भ्रष्टाचार में आता है। अपराध, कर्तव्यों की उपेक्षा करना जिससे राज्य की हानि हो। राज्य की हानि, इसलिए 2G और 3G ये सारे राज्य की हानि हुई थी, इसलिए वो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हुए और जनता ने उनको हटाया। अन्यथा करणम यह भी शब्द है कौटिल्य में। लेखों में हेर फेर, लेखों मतलब अकाउंट में हेर फेर कर देना या गलत रिपोर्टिंग कर देना। अब ये भी भ्रष्टाचार है, ये भी होता था, होता है, इसमें भी नकेल कसना चाहिए। ये सब कौटिल्य के अर्थशास्त्र, प्राचीन भारत का दंड का साथियों प्रावधान है। और इसके लिए बहुत अच्छी बातें कही गई थी। ये सरकार उसको देखना चाहिए, शायद देख भी रही है। मैं तो अपनी तरफ से बोल रहा हूं। उपाय क्या था? गुप्तचर, अच्छे अच्छे गुप्तचरों की निगरानी में गुप्तचरों को रखना चाहिए जो करप्शन को नकेल कर सके, वो बेईमान ना हो। डबल एंट्री अकाउंटिंग होते रहना चाहिए ताकि गड़बड़ी पकड़ी जाए। विश्वास मत कीजिए, सडनली निरीक्षण कर लीजिए, अचानक निरीक्षण कीजिए, लेखा का परीक्षण कर डालीजिए। इसीलिए सीए वगैरह का या अकाउंटिंग वगैरह का या लोग आते हैं और जांच करते हैं। स्वतंत्र अधिकारियों द्वारा जांच करवाइए और उसका सत्यापन कराइए। साथ ही ये सब बातें प्राचीन भारत की देन है। आज यह सरकार कठोरता से अगर इसको ला रही है तो अच्छी बात है साथियों। और पहले आपको बताएं एक बहुत अच्छी बात कौटिल्य के समय बता रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। राज्य की नीति का कोई गबन करता था तो दंड के प्रकार क्या थे मालूम है? उस समय संपत्ति की जब्ती, भारी जुर्माना और कारावास। ये उस समय का दंड का प्रावधान है। आज भी यही होना चाहिए कि नहीं? रिश्वत कोई लेता पकड़ा गया था अर्थशास्त्र कौटिल्य के समय तो 1000 पंत तक का जुर्माना और पद से निष्कासन। वही पद से निष्कासन की बात तो आज बिल में कही जा रही है। ये कौटिल्य के जमाने की बात है, हम उसको फॉलो करने की बात कर। दस्तावेजों में हेरफेर कौटिल्य के समय होता था तो भारी दंड या
उसको विकलांग दंड कहते थे। आपको इतना दंड दे कि आप विकलांग हो जाएं। भाई भतीजावाद, वो पक्षपात अगर कौटिल्य के समय कोई करता था तो उसे पद से हटा दिया जाता था, सार्वजनिक अपमान किया जाता था और दंड दिया जाता था। ये क्या गलत है? जो पहले था वो आज भी होना चाहिए। साठेन स्वधर्म त्यागात दंडनीय, साठेन स्वधर्म त्यागात दंडनीय। जो व्यक्ति चतुराई से अपने धर्म या कर्तव्य का त्याग करता है वह दंडनीय है। बहुत से लोग पद पाके चतुराई करते हैं, भोला बनते हैं और करप्शन कर डालते हैं, बड़ा बड़ा खेल कर डालते हैं। वो तो सबसे बड़ा दंड का भागी है, वो जानबूझकर ये करता है। तो ये लिखा है कौटिल्य में, यदि कोई अधिकारी भ्रष्ट तरीके से धन अर्जित करता था तो उसकी सारी संपत्ति राज्य द्वारा जब्त कर ली जाती थी। जनता के सामने उसका नाम उजागर किया जाता था ताकि उसका एक उदाहरण बन सके। साथियों, कौटिल्य के समय नैतिकता, राज्य, अर्थ, ये सब ठीक करने की सलाह दी गई थी। और ये भी कहा गया कि जो राजा भ्रष्ट लोगों को दंडित नहीं करता, यानी प्रधानमंत्री अपने मंत्री को दंडित नहीं करते, मुख्यमंत्री अपने मंत्री को दंडित नहीं करता है, वह राजस्व और जन समर्थन दोनों खो देता है। कांग्रेस का आप सीख देख लीजिए, कांग्रेस ने जन समर्थन खो दिया है क्योंकि वो रंगे हाथ करप्शन में पकड़ी गई। वो नीति आज वाला बिल नहीं था, फिर भी जनता ने लोकतंत्र से हटा दिया। आज की सरकार सोच रही है कि हम जनता के भरोसे न रहें, 5 साल तक हम सत्ता पर बने न रहें, अगर मैं भी करप्ट हूं तो मुझे जेल भेजना चाहिए, मुझे तुरंत हटना चाहिए। ये स्वयं आज की सरकार कर रही है। तो ये तो, इसको तो अच्छा मानना चाहिए, इस पर तो बहस होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश में कि इस देश के विपक्ष को कुछ ज्ञान नहीं है। एक पका पकाया हथियार भी, एक बना बना हथियार भी नहीं ले पा रही है, प्रासंगिकता को भी नहीं समझ पा रही है कि कितना अच्छा आपके हाथ में चीज़ है। आप भ्रष्टाचार के चीज़ों को उजागर कीजिए और उस पर काम कीजिए। इसलिए साथियों, राजा सदैव दंड नीति के अधीन रहे, अपनी इच्छा से कार्य न करे। अर्थशास्त्र में ये कहा गया है, राजा सदैव दंड नीति, यानी अगर राजा ईमानदार होगा तो उसके मंत्री ईमानदार होंगे। वो अपनी इच्छा से काम न करें, जनता की कल्याण नीति धर्म के अनुरूप काम करें। इसीलिए ये सारी की सारी बातें हम बार बार कर रहे हैं कि ये आज का जो बिल है ये बहुत हितकारी बिल है। ये बहुत दिनों बाद इस तरह का बिल आया है और दंड जो है प्राचीन भारत की देन है। राजा यथाशास्त्रम धर्मम चरण प्रजा पालेत यह स एव नरो लोकान आपनोति स्वर्ग में च। भैया बोलते थे, मनुस्मृति में उनका श्लोक है, जो राजा शास्त्रों के अनुसार धर्म का पालन करते हुए प्रजा की रक्षा करता है और लोभ से दूर रहता है, वही स्वर्ग और कीर्ति प्राप्त करता है। कीर्ति प्राप्त करने का प्रावधान भी लोकतंत्र है। इसीलिए दंड नीति को स्वीकार कीजिए विपक्ष वालों, और जो करप्शन करे इस सरकार में उसको पकड़िए। इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? इस बात को समझिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या राजा को दंडित किया जा सकता है? जब कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मनु के अर्थशास्त्र में उसका सवाल पूछा गया, हम लोगों ने देखा तो कहा गया हाँ, नैतिक राजनीतिक पदच्युत किया जा सकता है। मनुस्मृति ने भी कहा है हाँ, धार्मिक नैतिक और राजनीतिक रूप में हटाया जा सकता है। जब दंड के प्रकार के बारे में पूछा गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तो कहा गया पदच्युत कर दीजिए, प्रजा का विरोध होगा, इसमें उत्तराधिकारी की नियुक्ति कर दीजिए। और मनुस्मृति में कहा गया कि दैवी अधिकार की हानि हो जाएगी, मृत्यु पश्चात नरक मिलेगा। ये सारी बातें कही गई। इसलिए दंड नीति को सर्वोपरि माना गया था कौटिल्य में। यह बात आज की सरकार जानती है और
दोनों का ही मत था हमारे प्राचीन भारत के इन विद्वानों का कि राजा कानून या धर्म से ऊपर नहीं है। तो क्यों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात आ रही, तो क्यों विपक्ष तिल मिला रहा है? मोदी स्वयं ही प्रधानमंत्री है ना भाई, तो जब वो तिल मिला नहीं रहे तो आप क्यों तिल मिला रहे हैं? मोदी तो स्वयं करा कि मैं धर्म से ऊपर नहीं, मुझे जेल भेज दो अगर मेरे ऊपर इल्जाम है तो। राजा द्वारा किया गया भ्रष्टाचार किसी अन्य अधिकारी की तुलना में अधिक घातक होता है। आम आदमी, आम कर्मचारी का भ्रष्टाचार कम घातक है, राजा अगर चोरी कर लिया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो ज्यादा घातक है। यदि राजा अन्याय या भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो उसे रोका, सलाह या हटाया जा सकता है। यह उस समय की देन है, आज उसको लागू किया जा रहा है साथियों। इसीलिए संदेश यही कहता है, यत्र राजा स्वयं भ्रष्टाचारम करोति तत्र न दंड स्यात् किंतु राज्य नाश निश्चित। यदि स्वयं राजा ही भ्रष्टाचार करता है तो उसे कोई कानूनी दंड भले ही न मिले, पर उसका परिणाम निश्चित रूप से राज्य का पतन के रूप में होता है। यही संदेश है, और इसी संदेश के सहारे हम यह कह सकते हैं कि आज का बिल हमारे गौरवान्वित प्राचीन भारत के गौरवान्वित दंड नीति का बिल है। राज्यम स्वार्थ हेतु प्रजावसनम कृत्यम दंड नियम। यदि राजा अपनी प्रजा को अपने स्वार्थ के लिए कष्ट पहुंचाता है तो वह दंड योग्य है। प्राचीन भारत में जो नीति है वही नीति लोकतंत्र में है। संदेश क्या है कि राजा कल का, आज का प्रधानमंत्री धर्म के अधीन है। यदि वह राजधर्म का उल्लंघन करता है तो दंडित उसे होना पड़ेगा। यही तो साथियों बिल था। इस पर क्यों विरोध हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि मुझे लगा कि चलिए इस मुद्दे पर कुछ बात किया जाए आपके सामने, तो मैं आपके सामने आया हूँ और बार बार कहता हूँ कि पारदर्शिता, नैतिक उत्तरदायित्व, न्याय संचालित शासन और दंड के माध्यम से निवारण, यह तो सूत्र है गुड गवर्नेंस का। और आज भी हमारा प्राचीन भारत का यह सूत्र प्रासंगिक बने हुए हैं। भारत जैसे लोकतंत्र में इन सिद्धांतों का अगर विधिक एवं सामाजिक स्तर पर आज अमित शाह जो गृह मंत्री के रूप में पेश करते हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। राजा को कभी भी करप्ट नहीं होना चाहिए, राजा को कभी अन्याय नहीं करना चाहिए। अगर वो करता है तो उसे पदच्युत कर देना चाहिए बिना 5 साल के इंतजार किए। बस यही चंद बात कहने के लिए मैं आपके सामने आया था कि आज का बिल जो कि जेपीसी में भेज दिया गया, लेकिन उसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जनता और राजा में कोई लोकतंत्र में भेद नहीं होता है, और यह भी कि यह भारत अगर को विकसित होना है, भारत को दुनिया में चमकना है, तो करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। यह हो गया हमारी व्यवस्था। जैसे सुरक्षा के दृष्टि से आतंकवाद के रूप में हमारे जीरो टॉलरेंस है, आज सरकार करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस का यह नीति दिखाकर एक तरह से जनता के दिल में थोड़ा और अधिक जगह बनाने की कोशिश की। उसका हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आप सब जुड़े, राकेश कुमार जी, विजय मिश्रा जी, दयाशंकर जी, सिद्धार्थ जी, मीना भाभी, जो भी जुड़ा सबको बहुत बहुत नमस्कार। और इस तरह की बातें मैं इसलिए करता हूँ कि टेलीविज़न का डिबेट्स हमारे अनुकूल नहीं होता है। मुझे लगता है कि उससे अच्छा तो मैं स्वयं आत्ममंथन करके कुछ प्राचीन भारत के इतिहास को देखते हुए स्वयं बात कुछ बोल दूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा है, अपने सुख के लिए भी, और जिससे कि कल्याण की भावना यह है कि कुछ नयापन टेलीविज़न के अलावा हम लोगों को मिले, जिस पर एक डिबेट चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।